आज का हमारा टॉपिक है रिकॉग्निशन। सबसे पहले हम इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन करेंगे। अब देखिए, प्रोफेसर ओपेनहेम इन रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी द एग्जिस्टिंग स्टेट डिक्लेयर दैट इन देयर ओपिनियन द न्यू स्टेट फुलफिल द कंडीशन ऑफ स्टेटहुड एज रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। ओपेनहेम की डेफिनेशन क्या कहते हैं, यानी कि जो भी स्टेट जिसे हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, जो मेंबर बनना चाहती है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उसे एग्जिस्टिंग स्टेट यानी जो पुरानी स्टेट है उसे क्या डिक्लेयर करेंगी कि इसने अपनी सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है स्टेटहुड की, जो भी इंटरनेशनल लॉ में एंटर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जो रिकॉग्निशन होती है वो दो टाइप से होती है। रिकॉग्निशन बाय एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि जहाँ पे हमारी जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स होती हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं। एंड सेकंड, रिकॉग्निशन बाय फुलफिल दी कंडीशंस, यानी कि जो भी जिन कंडीशंस की बात की गई है उन कंडीशंस को फुलफिल करके भी रिकॉग्निशन पूरी की जा सकती है। आप देखिए, आपको कंडीशन कौन कौन सी है। कंडीशंस देखिए, अकॉर्डिंग टू कैल्सन कंडीशंस क्या क्या बनेंगे। मस्ट बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, जो स्टेट होनी चाहिए वो बिल्कुल ही पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एंड सेकंड, कंट्रोल ओवर डेफिनेट टेरिटरी, एक डेफिनेट टेरिटरी होती है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल एंड योर परमानेंस, जो कंट्रोल होना चाहिए वो परमानेंट कंट्रोल होना चाहिए। एंड लास्ट है आपका इंडिपेंडेंट, वो स्टेट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बिल्कुल ही। उसके बाद आप देखिए इसकी टू डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, दो थ्योरीज हैं रिकॉग्निशन की। पहली है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी एंड सेकंड है डिक्लरेटिव थ्योरी। ये जो हमारी डिक्लरेटिव थ्योरी है इसे इवोल्यूशनरी थ्योरी भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे हमारी पहली थ्योरी यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है इसके अंदर ओपेनहेम क्या बोलते हैं, अ स्टेट इज़ एंड बिकम एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली, यानी कि जो स्टेट होती है वो एक इंटरनेशनल पर्सन बन सकती है किससे, सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन से। दिस थ्योरी रिकॉग्निशन क्लोथ्स द रिकॉग्निशनल स्टेट विद ड्यूटी एंड राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पॉलिटिकल कम्युनिटी एक्वायर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, यानी कि जब भी हम किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज स्टेट बनाते हैं तो वो जो दूसरी स्टेट होती है वो उसे कुछ ड्यूटीज़ देती है, कुछ राइट्स देती है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। रिकॉग्निशन जो होती है वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी देती है। हीगल, हॉलैंड, ओपेनहेम, ये सब इसके बिल्कुल चीफ एक्सपोनेंट्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में इसके क्या कहा गया है कि जो इन प्रैक्टिस में, यानी कि प्रैक्टिस में जो स्टेट की रिकॉग्नाइज करने की जो थ्योरी होती है वो ये नहीं बल्कि स्टेटहुड को माना गया, यानी कि जैसे कि कोई भी जो हमारी कम्युनिटी है वो स्टेटहुड को एंटर करती है उसके बाद ही उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो अनरिकॉग्नाइज स्टेट है ना तो उनके पास कोई राइट्स है और ना ही उनके पास कोई ड्यूटी है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, बल्कि इन प्रैक्टिसिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे अपनी डिक्लरेटिव थ्योरी की। डिक्लरेटिव थ्योरी हमारी बात करती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेटहुड ओवर द अथॉरिटी ऑफ न्यू गवर्नमेंट एग्जिस्ट एज प्रायर एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है। डिक्लरेटिव थ्योरी को बेसिकली मैं आपको इसका बेस बता देती हूँ। बेस इसका ये कहता है कि इसके अंदर रिकॉग्निशन तभी मिलेगी एक स्टेट को जब वो स्टेटहुड की जितनी भी कंडीशंस होगी उनको फुलफिल कर लेगी, तब उसे स्टेटहुड की रिकॉग्निशन मिल जाएगी। अब देखिए इसके जो है ये हॉल, वैगनर, ब्रिडली, पिट कॉर्बेट एंड फिशर जो है इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं इसके। अब देखिए, आप इसको इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किस बेस पे किया, देखिए, द व्यू दैट रिकॉग्निशन इज़ ओनली अ डिक्लरेटिव ऑफ एन एग्जिस्टिंग फैक्ट इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, यानी कि इस एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के बेस पे चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पूरा डिक्लरेटिव एक्ट नहीं माना गया है। डिक्लरेटिव एक्ट क्यों नहीं माना गया, जबकि अभी इन्होंने कहा इन फैक्ट व्हेन अ स्टेट इज़ रिकॉग्नाइज, यानी कि जब भी कोई स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो एक डिक्लरेटिव एक्ट होता है। और एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये मोमेंट, जिस मोमेंट पर उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है उसे इंश्योर कर दिया जाता है उसके लीगल इफेक्ट को रिकॉग्निशन देके, तब उसे कंस्ट्रक्टिव नेचर का एक्ट बोला जाता है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन, डी जूरे एंड डी फैक्टो। इसके दो मोड्स हैं, डी जूरे एंड डी फैक्टो। इनको मैं आपको ईजिली कैसे याद रखना है वो भी बता देती हूँ। अभी मैं इसको बेसिकली इसकी थोड़ी सी समरी से बता देती हूँ आपको। तो ये डी फैक्टो रिकॉग्निशन होती है, लाइक फर्स्ट स्टेप होती है, इसको आप रिवॉक भी कर सकते हो अगर अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता इंटरनेशनल लॉ में एंटर करने की, और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं बना सकता। आप देखिए, आप डी जूरे रिकॉग्निशन, डी जूरे रिकॉग्निशन जो होती है वो लास्ट एंड फाइनल स्टेप होती है। डी जूरे रिकॉग्निशन ग्रांट की जाती है जब भी अपनी रिकॉग्नाइजिंग स्टेट जो होती है वो अपनी स्टेटहुड को एंटर कर लेती है, ऑल्सो कैपेबल, एंड उसे एंटर करके उसको परफॉर्म करने के भी कैपेबल होती है। एंड ये एक फाइनल डिसीजन एंड इरिवोकेबल डिसीजन होता है। अब मैं आपको इसके बेसिक डिफरेंसेस बता देती हूँ, डी जूरे एंड डी फैक्टो। डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो होती है वो चेंज होकर डी जूरे भी बन सकती है और ये भी रिवोक भी हो सकती है। एंड इसके बाद लाइक ये फर्स्ट स्टेप होती है रिकॉग्निशन का, एंड नॉट एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं बना सकती। ये जो होती है फाइनल एंड इरिवोकेबल स्टेप होती है, एबल टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन। थैंक यू। अगर कोई आपका कुछ पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।